तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैरो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 469 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ह्यूमैनिटी की जीत हुई थी और यहाँ पर जितने भी बाकी सब एनिमीज है ना, बग रेस, प्रिजन रेस, ये ऑटोमन रेस, ये सभी टीम अप करने लगते हैं ताकि वो लोग मिलकर ह्यूमैनिटी को क्रश कर सकें। वो ह्यूमैनिटी को टाइम नहीं देना चाहते थे उन्हें ग्रो करने के लिए, और वो सब अपनी आर्मी बनाने लगते हैं। और यहाँ पे बग डेमन रेस के तो अपना बदला भी लेना होता है। फिर हमें दिखाया सीन चेंज कर सीक्रेट रीजन को, यहाँ पर वो सभी खुश हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो एक चीज़ है कि डेमन रेस ने हार नहीं मानी होती है, बस वही था। लेकिन ये वॉर उनके लिए बहुत ही अच्छी है ताकि वो उन सब में डर का माहौल यहाँ बना सके। यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी तो यहाँ पे हार मानने को तैयार ही नहीं है। अब यहाँ पे टीचर और इनके भी द्वारा भी वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ पे कैसा है, फ्यू यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर भी अभी तक मूव नहीं बना है, जो कि अकेले मूव कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी हैं जो कि वहाँ टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है, जो कि उन सब के साथ टीम अप कर सकते हैं। और यहाँ पे वो सब ऐसे ही करने लगता है। उन्हें पता चल जाता है कि उनकी जो ज्वाइंट फोर्सेज है उनकी संख्या 92 हो चुकी है, मतलब 92 यूनिवर्स मास्टर आ चुके हैं। वो उन सब पे अटैक करने के तैयार थे। ह्यूमैनिटी के पास ज़्यादा यूनिवर्स मास्टर नहीं थे, उनके पास हॉन्ग एलायंस थे जिनको कि वो ऐड कर सकते थे। अब लूफिंग कहता है कि अल्लो हमारी वीक अभी भी कम है, लेकिन हम सबके पास पावर मौजूद है। हम लोग उन सब के एक्सप्लेनेशन को मिलाकर उन सब पे अटैक कर सकते हैं और हमारे लिए जितना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये सब यहाँ पे प्लान बनाने लगते हैं। वो सब कहते हैं कि लूफेम यहाँ पे तुम्हारा बहुत ही बड़ा रोल है, तुम्हारे बिना ये सब कुछ हो ही नहीं सकता। अब वो सभी डिस्कशन कर रहे होते हैं, तभी लूफेंग अपने हाथों को टोकन से फ्लिप करता है। वहाँ पे एक टोकन अपीयर होता है जिसको देखकर वहाँ पे सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। लूफेंग वहाँ पे कहता है डार्कनेस मास्टर, पेंगोंग मास्टर, मेरे पास कुछ ऐसा है जिसको कि मुझे सेटल करना होगा, इसलिए अगर आपको मुझसे काम होगा तो आप मुझसे वर्चुअल मैच में बात कर सकते हैं। जिसके बाद लूफेंग वहाँ से चला जाता है। अब लूफेंग यहाँ पे जाता है सिटिंग माउंटेन गेट से मिलने के लिए ताकि उन्हें अपने ह्यूमन में मिला सके। अब यहाँ पे सिटिंग माउंटेन क्वेस्ट खुद यहाँ पे ह्यूमन टेरिटरी के पास आए हुए थे और वो अंदर प्राइमरी यूनिवर्स में नहीं आए थे क्योंकि वहाँ पे गार्ड्स मौजूद थे। अब लूफेंग वहाँ पे यांगझाओ सिटी में जाता है उनसे मिलने के लिए और वो कहता है टीचर, यहाँ पे दिखाया जाता है सिटिंग माउंटेन गेस्ट को, जो आके कहता है कि ये गार्डन बहुत ही अच्छा है, तुम्हारा डिजाइन बहुत ही अच्छा है, तुम्हारी पावर इसी से दर्शाती है। तो लूफेंग यहाँ पे कहता है कि क्या आप हॉन्ग एलायंस को ज्वाइन करना चाहते? तो ये सुनकर कहता है कि क्या मैं हॉन्ग एलायंस का लीडर बन जाऊंगा। और वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ह्यूमंस मुझे अपना लीडर मानेंगे? तो लूफेंग थोड़ा सा awkwardly स्माइल करने लगता है। अब ये इम्पॉसिबल था। ह्यूमन रेस एक पाइनिकल रेस था और कोई भी पाइनिकल रेस दूसरे को अपना सुप्रीम मास्टर नहीं मानता, ये उनकी प्राइड की बात होती है। और सिटिंग माउंटेन गेस्ट दूसरे रेस से बिलोंग करते हैं और इसी कारण उन्हें कोई भी नहीं, चाहे उनके पास पावर ही कितनी क्यों ना हो। जिसके बाद वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पे मुझे पोजीशन मिल भी जाए, लेकिन क्या होगा, ह्यूमन रेस अभी खतरे में है और काउंटलेस पावर तुमसे फाइट करना चाहते हैं, मैं अभी इतना स्टूपिड नहीं हूँ वहाँ पे आने के लिए। तो लूफिंग कहता है टीचर आप सही है, ह्यूमन रेस अभी खतरे में है और यहाँ पे आपकी बहुत ही ज़रूरत है, क्या आप हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं? लेकिन यहाँ पे सिटिंग माउंटेन गेस्ट साफ मना कर देते हैं कि मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, और जबकि तुम्हारे पास यहाँ पे स्टार्टअप बोर्ड ऑफ म्यूजियम है, तो यहाँ पे तुम प्रोटेक्ट हो, मेरा जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारा प्रोटेक्शन करने के लिए। तो लूफिंग भी हैरान हो जाता है और यहाँ पे कहता है कि टीचर एटलीस्ट, तो सिटिंग माउंटेन के साफ मना करते कि नहीं। तो लूफिंग भी समझ जाता है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लूफिंग यहाँ पे उससे पूछता है कि यहाँ पे क्या आप कोई भी यूनिवर्स मास्टर को क्या आप मेरे लिए एक ट्रूट्वेस बना सकते हैं? मेरे पास एक मेंटल फोर्स की गॉडली ब्लड मौजूद है, क्या आप उसे एक सिंगल कॉन्स्ट्रेट में बना सकते हैं? तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जब तक तुम एक यूनिवर्स मास्टर को मारोगी तो मैं हमेशा एक ट्रू ट्विस्ट तुम्हारे लिए बनाऊंगा, जबकि मैंने सुना कि तुमने डेमन यूनिवर्स मास्टर को मारा, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो ये सुनकर लूफिंग खुश हो जाता है। अब सिटी माउंटेन गेस्ट कहते हैं चलो अब मुझे गॉडली ब्लड फर्स्ट दो। तो यहाँ पे लूफिंग अपने स्पेस से उस गॉडली ब्लड को निकालता है, जो कि असल में लूफिंग को सीयू विंग से ही मिली होती है, जिसको कि वो सिटी माउंटेन गेस्ट को दे देता है और उसे देखते ही वो पूरी तरह से हैरान हो जाता
जाते हैं और कहते हैं ये तो असल में माइंड शॉक है, जिसको देखकर वो भी हैरान हो चुके हो। तो कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें कैसे मिला? तो लू फेंग कहता है लक से। तो वो कहता है ठीक है तुम्हारा लक है ना। अब यहाँ पे लू फेंग कहता है कि टीचर क्या आपके पास कुछ प्लान है? और यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम मुझसे इस गॉडली ब्लड से एक ट्रेजर बनवाना चाहते हो और इसको माइंड शॉक में कंसंट्रेट कराना चाहते हो। ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको कंज्यूम करने के लिए कई सारे मटेरियल्स और टाइम्स लगने वाले हैं और इसमें मैं हो सकता है फेल भी हो सकता हूँ और हो सकता है कि मैं इसे एक सुप्रीम ट्रू ट्रेस भी बना सकूँ। तो लू फेंग शॉक हो जाता है कि क्या एक सुप्रीम ट्रू ट्रेस? मुझे सिर्फ एक ऐसा ट्रेजर चाहिए जो कि माइंड शॉक की एबिलिटी रखता हो। तो सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहते हैं ठीक है, लेकिन मैं इसको कर सकता हूँ। तो लू फेंग कहता है टीचर मेरे पास एक और ड्रॉप है, क्या आप 2 बना सकते हैं? तो वो और भी हैरान हो जाते हैं। लू फेंग उसको 2 ड्रॉप दे देता है और यहाँ पे कहता है कि ठीक है यहाँ पे तुम इसको कर सकते हो। यहाँ पे वो डिसाइड करते कि ठीक है मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब यहाँ पे दिखाया जाता है सिटी माउंटेन गेस्ट जो कहते हैं कि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए ट्रेजर बना सकता हूँ, जब तक तुम किसी और को नहीं मारोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो सिटी माउंटेन गेस्ट कहते हैं कि मुझे यहाँ पे 3 दिन लगने वाले हैं, 3 दिन में मैं यहाँ पे तुम्हें बना के दूंगा। अब यहाँ पे लू फेंग कहता है टीचर मेरे पास डुआंगडोंग रिवर की इनहेरिटेंस है। तो सिटी माउंटेन गेस्ट कहते हैं क्या तुम्हारे पास क्या हुआ? तो इससे क्या है तुम्हें अपने आप को पावरफुल बनाना होगा, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो लू फेंग कहता है क्या नहीं ऐसा बात है? तो यहाँ पे सिटी माउंटेन गेस्ट कहते हैं कि वो मेरे लिए यूजलेस है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे लू फेंग भी पूरी तरह से हैरान हो जाते कि क्या आखिरकार सिटी माउंटेन गेस्ट को इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसकी ज़रूरत क्यों नहीं है सिटी माउंटेन गेस्ट को, ये हमें सीरीज़ के आखिर में पता चलेगी। यहाँ पे लू फेंग ने पहले ही प्लान बना लिया था कि वो अपने सिटी माउंटेन गेस्ट को डुआंगडोंग रिवर की इनहेरिटेंस देगा, लेकिन सिटी माउंटेन गेस्ट तो इसके बारे में खतरा भी नहीं सोच रहे हैं, उनके लिए कोई वैल्यू ही नहीं रखता है, ऐसे वो बिहेव कर रहे हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को ब्रेक थ्रू करना होगा, अपने आप को पावरफुल बनाना होगा। लू फेंग भी कहता है ठीक है। जहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग अभी अर्थ पे वेट करने लगा था, क्योंकि सिटी माउंटेन गेस्ट ने कहा होता है कि तुम यहाँ पे अर्थ पे वेट करो, मैं 3 दिन बाद आके तुम्हें ये ट्रेजर्स दे दूंगा। तो लू फेंग वहाँ पे बैठता है और तभी सिटी माउंटेन गेस्ट भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो उसको एक क्रिस्टल बॉल दे देते हैं जो कि एक माइंड शॉक की एबिलिटी की होती है, जिसको कि अगर वहाँ पे अपने माइंड से इम्प्रिंट डाला जाए तो उसका वो मास्टर बन सकता है। उसका नाम वो एंशिएंट गॉड आई रखता है, जो कि बहुत ही पावरफुल होने वाला था। लू फेंग अपने उस एंशिएंट गॉड आई को लेके प्राइमर सीक्रेट रीजन में आ जाता है और सभी लोग वहाँ पे उसको सैल्यूट करते हैं। वहाँ पे लू फेंग मिलने आता है प्राइमर केओस सिटी लीडर में और प्राइमर केओस सिटी में लू फेंग से पूछते कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो, यहाँ पे ह्यूमैनिटी बहुत ही खतरे में है। अब यहाँ पे लू फेंग वहाँ पे वही गॉडली बॉडी को ड्रॉप में जो ट्रू ट्रेस होता है ना उसको दिखाता है। यहाँ पे वो कहते हैं कि क्या इसे सिटी माउंटेन गेस्ट ने बनाया है? तो लू फेंग कहता है हाँ सिटी माउंटेन गेस्ट ने। अब लू फेंग यहाँ पे किसी भी चीज़ को नहीं छुपा रहा होता, क्योंकि लू फेंग पहले वीक था, अभी लू फेंग इतना स्ट्रांग हो चुका है कि ये सब उसके लिए उतना ही नहीं था। यहाँ पे प्राइमर केओस सिटी कहता है कि तुम्हारे होम प्लैनेट को अर्थ नहीं बनाया है और मैं यहाँ पे पहले फिगर कर दिया था कि तुम्हारे और उनके बीच में कुछ कनेक्शन है, क्या तुमने उनसे मदद मांगी? तो यहाँ पे लू फेंग कहता है कि नहीं। तो प्राइमर केओस सिटी भी समझ जाते हैं कि आखिर क्या बात है। अब यहाँ पे लू फेंग उसे उसकी पावर के बारे में बताता है, ये क्या करता है और फिर वो कहते हैं ठीक है अभी हमें वार के लिए प्रिपेयर होना होगा। तो लू फेंग भी मान जाता है। अब दिखाया जाता है कि ऐसे ही थोड़ा सा टाइम बीतने लगता है। लू फेंग प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने 10,000 टाइम फास्टर में, ताकि वो अपने आप के ब्रेक थ्रू को कर सके, अपने लॉ गोल स्पेस लॉ को यहाँ कंप्रीहेंड करने लगता है, क्योंकि अगर वो यूनिवर्स मास्टर बन गया तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जैसा कि मैंने बताया टॉप टायर लेवल 6 में हो जाएगी। और लू फेंग कहता है कि यहाँ का एक दिन यहाँ के अंदर के 30 दिन के 1 दिन के बराबर होता है। यहाँ पे मैं कुछ ही डजन इराज में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, लेकिन ये डजन ऑफ इरा क्या मुझे उतना टाइम मिल पाएगा? अब यहाँ पे डेमन रेस की टेरिटरी को दिखाया जाता है, जहाँ पे ऑटमन रेस, ड्रीम ट्री ये सभी प्लान बना रहे होते हैं और उन सबको भी उस शॉकवेव के बारे में पता चल चुका होता है कि लू फेंग के पास ट्रेजर्स मौजूद हैं और वो अपने इन सारे को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बना लिए होते हैं। उन्होंने कुछ यूनिवर्स मास्टर को यहाँ पे छिपा के ले जाने के लिए भी तैयार रखा होता है। वो लोग अपने टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे इमोट दिन 80 यूनिवर्स मास्टर मौजूद थे, जो कि तीनों रेसेस से मौजूद थे और यहाँ पे 4 सुप्रीम मास्टर, मतलब कि एक सुप्रीम मास्टर की पावर 20 जितनी हो मतलब 10 यूनिवर्स मास्टर जितनी होती है, जिसके कारण उनके पास अभी टोटल पावर 112 मास्टर के यूनिवर्स मास्टर जितनी हो चुकी होती है, जो कि बहुत, और वो सभी मिलकर फाइट करने वाले होते हैं। और सब लोग यहाँ पे आते हैं और फादर गॉड कहते हैं कि ह्यूमन टेरिटरी ये अब नहीं बचने वाली है
और सब लोग रेडी हो जाते हैं। अब लू फेंग यहाँ पे प्राइमरी यूनिवर्स में आराम से बैठा हुआ था और वो आराम से कल्टीवेट कर रहा था ताकि वो यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर सके। लेकिन तभी वहाँ पे उससे आवाज़ आती है जो कि माउंटेन सिटी वेस्ट, जो कि असल में प्राइमरी केओस सिटी लीडर से आती है, जो कहती है वॉर आ चुका है। लू फेंग बिना स्टेशन से खड़ा होता है, वहाँ से टेलीपोर्ट होकर अपने प्राइमरी यूनिवर्स में आ चुका होता है। सब यहाँ पे वेट कर रहे होते क्योंकि फाइट अब शुरू होने वाली। सब लोग आपस में बात करते, मोटिवेट होते और कहते हैं हमारे रेस के लिए हमें फाइट करना होगा। और यहाँ पे कई सारे बंदे आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं, फाइनली वॉर शुरू होने वाला है। सब लोग टेलीपोर्ट होकर वहाँ पे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दिखाया जाता है प्राइमरी यूनिवर्स के मेन सिटी हॉल का सीन, जहाँ पे 60 to 70 80 90 बंदे और आ जाते हैं जो कि वहीं पे होते हैं और वो सबसे क्या आते हैं डियर ऑल। अब यहाँ पे समझ लो कि ह्यूमैनिटी में तो बहुत ही कम थे, उन्होंने होंग एलायंस से मदद मांगी होती है। वो सभी उन सबके सामने खड़े होते हैं और यहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग उन्हें आगे होता है क्योंकि वही उन सबको आगे बढ़ाने वाला था। प्राइमरी केओस सिटी लीडर कहता है कि ये डेमन, बकलैंड, ऑटोमन रेस ये सभी अपने मूव्स को बना रहे हैं। 3 रेसेस मिलकर हमारे साथ यहाँ फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिखा दो कि हम ह्यूमन कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलो आज उन सबको मजा चखाते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो लोग अंदर आने की कोशिश करेंगे तो हम लोग पहले अपने ओरिजिनल प्लान में यहाँ फॉलो करेंगे। सारे यूनिवर्स मास्टर यहाँ पे पार्ट टेक करेंगे वॉर में। अदर देन मिल्की वे हॉर्डिलर एंड डार्कनेस मास्टर, पेंगोंग मास्टर, वो इनॉर्मस टेक एक्शन लेंगे। मतलब कि वो लोग मेन मौके पे ही एक्शन लेंगे। सभी मौके आने पे ब्लैक प्रिजन टावर में आ जाना। फिर से वही प्लान था उन सबके बंदों को अपने अंदर कैद करने के लिए। और वो लोग इसी बारे में फिर से प्लानिंग करने लगते और कहते हैं सबको चलो इंटर हो जाओ। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि होंग एलायंस के बंदे आ चुके होते हैं, जिसमें से 21 न्यू मेंबर्स होते हैं। उनमें से बाकी सब बंदे और भी आगे हो चुके होते हैं। टोटल 91 बंदे आ चुके होते हैं और सभी एक साथ जा रहे होते हैं और वो सभी इन सब का लीडर होता है। लीडर तो 3 ही बंदा है, आप लोग समझ ही रहे हो कौन कौन। और वो सभी आगे जाता है और कहता है लू फेंग, पेंगोंग, तुम सब दोनों पे ही अब निर्भर करता है। जाओ और लू फेंग जाओ और अपने एनिमी को मजा चखा दो। अब दिखाया जाता है कि वो लोग वहां से निकल चलते हैं और एनिमी के हर एक मूव को यहाँ पे देख रहे होते हैं। पेंगोंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग से पूछते हैं कि क्या तुम नर्वस हो। अब यहाँ पे वो पिरामिड में फ्लोट करके जा रहे होते हैं वहां से। तो लू फेंग कहता है ऑफ कोर्स मैं हूँ। यहाँ पे तीनों अलायंस मिलकर हम पे अटैक कर रहा है। उनके पास 4 सुप्रीम मास्टर है। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रूली फाइट करते हैं, उनके पास सुप्रीम मास्टर का एज है, उनके पास सुप्रीम मास्टर की अपनी पावर है जिसकी वजह से हम लोग कमजोर पड़ सकते हैं। लेकिन क्या इसमें क्या ही है, हम लोग फिर भी हार नहीं मानेंगे। और कहता है ये टफ वार है जो कि हम फेस कर रहे हैं। तो पेंगोंग मास्टर कहता है कि हमारे पास फिर भी यहाँ पे होप है जीतने के लिए। तो वो लोग कहते हैं ठीक है। अब तभी उन्हें यहाँ पे उन सब का कोऑर्डिनेट भी मिल जाता है कि वो लोग कहाँ पे, और सभी लोग 300 लाइट ईयर्स के दूर टेलीपोर्ट करके उस जगह पे आ जाते हैं और अपने उसी वेसल्स की तरफ से आ रहे होते हैं। तीनों यूनाइटेड रेसेस के बंदे, 3 रेसेस के बंदे वो सभी उसी स्पेस में आते हैं। ह्यूमन कैंप के बंदे वो सभी उस स्पेस में आ चुके होते हैं ताकि वो लोग फाइट कर सके। यहीं पे आज पता चलने वाला कि क्या ह्यूमैनिटी डूम होने वाली है या फिर ह्यूमैनिटी इन सबको हरा के एक नई मुकाम तक पहुंचेगी। यहाँ पे दिखाया जाता है शॉक डेमन, ड्रीम डेमन, जो कहता है कि यहाँ पेंगोंग कहता कि हम लोग फिर से मिल रहे हैं। इस बार तुम्हारे पास बगरेस के एम्प्रेस ये सभी है, ये सभी यहाँ पे आए हुए हैं। तो क्या आज देखते हैं कि तुम यहाँ पे क्या ही कर सकते हो, तुम्हारी आज पावर कितनी है। अब यहाँ पे दिखाया जाता कि वो सब ऐसे ही आपस में उन सब की पावर को देखने लगते हैं। अब यहाँ पे बहुत चीज़ें बकवास होती है जिसको कि मैं उतना नहीं करूँगा। अब लू फेंग भी हंस कर कहता है कि मैं बेट करता हूँ कि वो बग वाली बहुत ही बदसूरत होगी। इसके बाद वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। एक तरफ ह्यूमरस था जहाँ पे लू फेंग पेंगोंग मास्टर अपने दूसरे टीम के साथ ट्रैश में बात कर रहे होते हैं, लेकिन उन सब की वॉइस तो दूसरी तरफ जाने वाली नहीं थी। दूसरी सभी वो सारे बंदे होते हैं जो कि वहाँ पे होते हैं। वो कहता है पेंगोंग की फादर गॉड भी यहाँ पे आ चुका है हम सब फाइट करने के लिए और उसके पास टोटल 9000 पपेट्स हैं। पपेट्स को ऑटोमन्स के बंदे तो यूज ही कर सकते हैं, उनके पपेट्स भी बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। लेकिन लू फेंग जानता था कि यहाँ पे उनकी पावर थोड़ी सी सप्रेस है। यूनिवर्स ओसिन होता तो उन सबसे डील करना बहुत ही मुश्किल होता, लेकिन अभी हम लोगों के पास जीतने की शक्ति है, हम लोग हरा सकते हैं। अब लू फेंग यहाँ पे प्लान बनाने लगता है कि कैसे पपेट्स को हराया जाएगा, उन सारे पपेट्स को। और यहाँ पे वो सभी बताता और कहता चलो डार्क यूनिवर्स में एंटर होने की बारी आ चुकी है। और यहाँ पे लू फेंग फिर से वही बोट ऑफ
प्रिजन हम ब्लैक प्रिजन टावर्स स्पीड ऑफ लाइट को कैच करके डार्क यूनिवर्स में आ जाती है। कहते चलो आज यहाँ पे बताते हैं सॉक डमन एंचेस्टर और बाकी सब भी कहते चलो डार्क यूनिवर्स में, और वो सभी डार्क यूनिवर्स में आ जाते हैं। अब सुप्रीम मास्टर्स भी वहाँ पे आ चुके थे जो कि टेंस ऑफ हंड्रेड्स टाइम्स फास्टर आ चुके होते हैं। पपेट स्ट्रीम भी आ चुकी होती है। लू फेंग और पेंगोंग मास्टर भी सेकंड में यहाँ पे अंदर आ चुके होते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है पपेट्स को जो कि अपनी गॉर्ली बॉडी को बर्न करने लगती है ताकि वो सबको मार सके। ये सभी आर्टिफिशियल लाइफ थी जिनकी कैलकुलेशन एबिलिटी पीक पे आ चुकी होती है। जैसे कि बबाता को ही देख लो, उसकी कैलकुलेशन एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये सब क्या ही कर सकती है। अब लू फेंग ने क्रेजी डायमंड एक्सट्रीमिशन गॉली आर्मर को पहन रखा था जिसके कि 5000 पपेट्स एक ही साथ लू फेंग पे अटैक करते थे, लेकिन लू फेंग उन सबको ब्लॉक करता है। अपने ब्लड शैडो ब्लेड को निकालकर उन सब पे अटैक करता है। पेंगोंग मास्टर भी उन सब पे अटैक करता है ताकि वो उन सबको हरा सके। पेंगोंग मास्टर की भी यूनिवर्स लाइफ जिम 10,000 की हो चुकी थी और उसके पास भी लू फेंग के जैसा ही एक डिफेंस था, लेकिन लू फेंग की डिफेंस बेटर थी। अब पेंगोंग मास्टर क्या था, अल्दो ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था लेकिन इनकी पावर एक्सपेक्टेड नहीं थी। अब वहाँ पे ग्रुप ऑफ फाइट होने लगती है। पेंगोंग मास्टर भी ग्रुप टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है ताकि वो जितनी ज़्यादा हो सके पपेट्स को एक ही बारी में मार सके और उनके लिए जितनी जल्दी हो सके एलिमिनेशन कर दिया जा सके। और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो लोग फाइट करने लगते हैं। फादर गॉड भी दूर से उन सब पे अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वो लू फेंग और उन दोनों बंदों को यहाँ पे सप्रेस नहीं कर पा रहे होते। लू फेंग आराम से उन सारे पपेट्स को तोड़ने लगता है और यहाँ पे दिखाया जाता है वो सारे बंदे यहाँ पे कहते हैं अगर हमें यहाँ पे लू फेंग या फिर पेंगोंग इन दोनों में से किसी को भी मारने में कामयाब हो गए तो हमारे पास जीतने के ज़्यादा चांसेस होंगे। वो सभी पे अटैक करते हैं। एम्प्रेस पैलेस का सीन दिखाया जाता है। बक रेसेस के बंदे वो सभी यूनिवर्स मास्टर को लेकर एक ही साथ अटैक करते। एक साथ 112 यूनिवर्स मास्टर अपने पावर को शो करके अटैक करते। उसके पास मल्टीपल बॉडीज थे, टोटल 120 हो चुके थे। ट्रू ट्रेजर्स, इल्यूजन अटैक्स, सोल अटैक्स, मटेरियल अटैक्स, इन सभी का यूज होने लगता है। यहाँ पे ये देखकर लू फेंग कहता है नहीं, और वो कहता है कि हम लोग ट्रबल में। लू फेंग डार्कनेस मास्टर से कहता है क्विक हमारी मदद करो, क्योंकि वो सभी मिलकर उस पर अटैक करें। लू फेंग चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो अभी इस हालात में नहीं है कि वो इतने पावरफुल इतने 120 यूनिवर्स मास्टर का सामना कर सके। अब 91 यूनिवर्स मास्टर भी अपने 100 गॉडली बॉडी के साथ वहाँ पे अपीयर हो जाते ताकि वो उन सबको बचा सके, और ह्यूमन की तरफ से भी उसके अंडर यूनिवर्स मास्टर बाहर निकल चुके होते हैं अटैक करने के लिए। दोनों में अटैक करने लगते हैं। लू फेंग अपनी गॉडली आर्मर की वजह से बच गया होता है और वो उन सबसे फाइट करने लगते हैं। लू फेंग पेंगोंग मास्टर तो यहाँ पे रेसिस्ट करने की भी कोशिश नहीं कर सकते क्योंकि इतने सबके वजह से वो फाइट भी नहीं कर सकते हैं। अब लू फेंग बोट ऑफ मेजिले में आ चुका था। के बाद अटैक खत्म होने के बाद वो बाहर निकलता और कहता चलो अब फाइट शुरू करते। डिस्ट्रक्टिव पावर साउथ ऑफ आने लगते। फादर गॉड कहता है कि उसने रसिस्ट कर लिया, जिसके बाद दिखाया जाता है सिल्वर स्नेक को जो कहता है कि रसिस्ट कर लिया तो क्या अब मुझ पे छोड़ दो, अब मैं उसको दिखाने वाला हूँ। जिसके बाद वो अपने साथ 12 वेपन के साथ सिल्वर स्नेक की पावर के साथ उन सब पे अटैक करता है ह्यूमैनिटी पे ताकि वो उन सबको मार सके। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे 100 मास्टर भी ह्यूमैनिटी की तरफ से अटैक करने लगते हैं। वो सब भी अटैक कर रहे होते, साथ साथ मार काटे होने लगती है। वो सभी रेसिस्ट नहीं कर पाते। डार्कनेस मास्टर अपने ब्लैक प्रिजन टावर को कंट्रोल करके सैलो करने लगते हैं और वो उन सबको फिर से वही प्लान होता है कि जितना ज़्यादा हो सके उतनों को यहाँ पे किडनैप करना है, वहाँ पे उन सभी को अपने अंदर समाना है ताकि वो बाद में इन सबको विड्रॉ करने पे मजबूर कर सके। इंटेंस फाइट होने लगती है वहाँ पे, चारों तरफ बहुत ही पावरफुल शॉकवेज होने लगती है। यहाँ पे मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि एक ही चीज़ है किल करो। सब लोग अपने टेक्निक्स को परफॉर्म करने लगते हैं। मैं मेनली उन पे ह्यूमैनिटी की तरफ से पेंगोंग मास्टर और लू फेंग पे ही जहाँ फोकस करने वाला हूँ। दिखाया जाता है कि सभी लोग अपने 100 गॉडली बॉडी को एक साथ अपने गॉडली बॉडी को एक्सिक्यूट करते हैं। जहाँ तक मिनिएचर यूनिवर्स होता है वो धमाके होने लगते हैं। उनके ओपोनेंट्स पागलों की तरह अटैक कर रहे थे। हर एक टाइप के अटैक, टॉप टाइप, टू ट्रेस, इन सब से अटैक कर रहे होते हैं और यहाँ पे दोनों एक तरफ कैंप की तरफ के दूसरे तरफ गंदे बंदे को मार देते हो रहे
मारते जा रहे होते हैं। दिखाया जाता है पावरफुल सर्ज निकलने लगती है। फादर गॉड कहता है कि इनके कंबाइंड फोर्स अटैक। तो ये अब यहाँ पे वो लूफिंग और पेंगोंग को डराना चाहते हैं। अब दिखाया जाता है लूफिंग पेंगोंग अभी भी बोट ऑफ म्यूजिलियम में छुपे हुए होते हैं, वो अभी बाहर नहीं निकले होते हैं। और यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर हमने इन सबको मार दिया तो वो दोनों को मारना और भी आसान हो जाएगा। पेंगोंग मास्टर और लूफिंग आखिर क्यों छिपे हुए हैं ये तो हमें आगे पता ही चलेगा। अब सुप्रीम मास्टर भी अपने माइंड बना लेते ताकि वो उन सबको मार सके, वो उन सब का जितना भी खात्मा हो सके कर सके। अब एक सुप्रीम मास्टर एक 10 यूनिवर्स मास्टर के बराबर होती है, और जबकि 120 यहाँ पे पहले से ही थे, यहाँ पे 4 और थे, तो टोटल 160 गॉली बॉडीज आ चुकी होती है, जो कि देखा जाए तो ह्यूमैनिटी के मुकाबले दुगना हो चुका होता है। और वो सभी उन सब पे अटैक कर देते हैं। अब ह्यूमैनिटी यहाँ पे वीक आने लगती है, और यहाँ पे वो उनको रेसिस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। कई के कंजम्पशन इतने ज़्यादा थे कि किन्होंने तो अपने 50% गॉली पावर तक को लूज कर दिया था। कुछ के 10% ही बचे हुए थे, उनकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो सब यहाँ पे डटे रहे। वो सब लूफेंग और पेंगोंग बोट ऑफ म्यूजियम से सभी को विटनेस कर रहे थे। और डार्केस्ट मास्टर कहता है लूफेंग पेंगोंग अगर तुम लोग यहाँ पे नहीं आओगे तो यहाँ पे बहुत ही चीज़ बदलने वाला है, जल्दी करो, यहाँ पे होने वाला है। जहाँ पे लूफेंग अभी भी प्लान बना रहा होता है, लेकिन यहाँ पे टाइम आ चुका था। वो दोनों कहते कि हम लोग ज़्यादा ड्रैग नहीं कर सकते, हमें निकलना होगा। और वो कहता है ठीक है। अब दिखाया जाता है कि बोट ऑफ म्यूजियम आगे बढ़ने लगता है, उस बैटलफील्ड में आता है। और यहाँ पे फादर ऑफ गॉड कहता है कि वो लोग आने वाले हैं, और कहते हैं कि तुम बाकी सबको संभालो, मैं लूफेंग और पेंगोंग को संभालता हूँ। तो हॉटमैन कहता है ठीक है, जिसके बाद वो कहता है कि लूफेंग से बच के रहना। इसके बाद वो लूफेंग पे अटैक करता है, उसके उसी बोट ऑफ म्यूजियम की तरफ जाने लगता है। वो जैसे ही आते हैं वो अपने ब्रेक नाम के टेक्निक को यूज़ करने लगते हैं। वो लूफेंग के उसी बैलेंस टाइप 2 ट्विस्ट पे अटैक करने लगते हैं। शॉक डेमन एंसेस्टर, ड्रीम डेमन एंसेस्टर, इम्प्रेसिव बकलैंड, वो सभी एक्सेप्शनल बीइंग्स थे। उनके स्टेटस, उनकी पावर बहुत ज़्यादा थी, और वो लूफेंग और पेंगोंग को मारना चाहते थे। अब दिखाया जाता है कि वो सब मिलके लूफेंग पे अटैक करते हैं। उनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। लूफेंग को भी पता चल चुका होता है कि वो वो गुस्सा भी होते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो लोग ऐसा कुछ नहीं थे। अब डार्कनेस मास्टर कहता है लूफेंग पेंगोंग मास्टर यहाँ पे मेच्योरिटी ऑफ की गॉली बॉडीज 95% तक आ चुकी है। अगर यहाँ पे ऐसा ही सिचुएशन चलता है तो हम लोग एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जल्दी करो। यहाँ पे वो कहता है लूफेंग अपने प्लान को जल्दी यहाँ पे करो, हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम हार जाएंगे। और लूफेंग की भी यहाँ बारी थी, जहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करता हूँ केयर कि यहाँ पे क्या चल रहा है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ जीतने ही वाले हैं, हम लोग सफ़र करेंगे लेकिन हम लोग जरूर जीतेंगे। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्स मास्टर वो इतने पावरफुल नहीं थे, और लोग यहाँ पे हार रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम लोग इतने ज़्यादा, देखता हो तुम कितने को सीज कर पाते हो। अब लूफेंग यहाँ पे उन सब की तरफ बढ़ रहा होता है ताकि वो उन सब पे अटैक कर सके। अब दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ने लगता है, उन सब की तरफ से भी बंदे होते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल तो क्रेजी होते हैं। यहाँ पे ऐसे ही फाइट होने लगती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लूफेंग जो कि उन सब की तरफ देखता है। यहाँ पे हमें सिंसियर यहाँ पे दूसरों बंदों को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग फाइट कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें यहाँ पे एहसास होता है कि कुछ गलत हुआ है। ह्यूमैनिटी की रेस अपने टेबल्स को पलट रही है, जो कि पहले फाइट कर रहे थे वो यहाँ पे न जाने क्यों तो हार रहे होते हैं। और बारी आ चुकी थी लूफेंग की, जहाँ पे वो सबसे क्या था काउंटर अटैक करो। लूफेंग यहाँ पे फाइनली अपने प्लान को बिगैन करता है। वो क्या था चलो यहाँ पे अटैक करते, टाइम हो चुका है काउंटर अटैक का, और सिचुएशन बदलने वाली है। सेम टाइम उन सब की सिचुएशन देखते ही देखते बदलने लगती है। लूफेंग अपने बोट ऑफ म्यूजियम तक को बाहर निकाल देता है, वहाँ पे उससे अटैक करना शुरू कर देता है। लूफेंग अपने हाथों को वेव करता है, वहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे वो सडनली उन सारे बंदों के सामने आ चुका होता है। लूफेंग फिर से अपने मैक्सिमम पावर को यूज़ करने लगता है, अपने सारे के सारे यहाँ पे हर एक चीज़ को यूज़ करने लगता है। लूफेंग अपने माइंड शॉक को वेव यूज़ करने लगता है, जिसके कारण उन सब की मेंटल फोर्स देन ब्रेक डाउन होने लगती है। माइंड शॉक का तो हमने पहले कारनामा देख ही लिया है कि आखिर ये क्या कर सकती है, वो कितने हद तक के पावर को यहाँ पे खता सकती है। अब दिखाया जाता है कि जैसे ही लूफेंग उस माइंड शॉक वेव को यूज़ करता है,
77 यूनिवर्स मास्टर में से सिर्फ 35 ऐसे थे जो कि बच पाए थे। वो सभी कम्प्लीटली अनकॉन्शियस हो चुके थे, मतलब कि उनकी कॉन्शियसनेस ही लॉस्ट हो चुकी होती है। वहाँ पे 80 यूनिवर्स मास्टर ही बचे हुए होते 160 में से, और जबकि ह्यूमैनिटी के पास 100 यूनिवर्स मास्टर थे तो उनकी अपर हैंड आ चुकी होती और सब लोग मिलके उस पर अटैक करते, सब लोग मिलके उस पर अटैक करने लगते। चाहे जितने उससे दिखाया जाता है उन सारे सुप्रीम मास्टर को जो इसको देखकर हैरान हो जाते और कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर क्या हो सकता है। लूफे ने फिर से प्लान बना लिया होता है कि जितने भी है उन सबको कैप्चर करेंगे। अभी यहाँ पे 80 लोग अनकॉन्शियस थे और यहाँ पे जितने भी होते कहते उन सबको प्रोटेक्ट करो, हम लोग उनके हाथों में नहीं जाने दे सकते हैं। तो गाइस के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते हैं कि क्या लूफे उन सारे यूनिवर्स मास्टर को कैप्चर कर पाता है या फिर नहीं, कब ये वॉर खत्म होने वाला है, कब लूफे ब्रेक थ्रू करने वाला है, आगे चल के क्या होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए